हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल VR स्टडी पॉइंट पर। मैं राहुल कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ 500 MCQ NCERT बेस्ड साइंस, जिसका यह 22वां पार्ट है। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है सरसों, ऑप्शन बी में है धान, ऑप्शन सी में है बाजरा और ऑप्शन डी में है मूंगफली। तो दोस्तों, जो टिक्का रोग जो संबंधित है वह मूंगफली से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, चाय में जो लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है हरे शैवाल, ऑप्शन सी में है कवक और ऑप्शन डी में है लाइकेन। तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वह कवक के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में है जाइलम, ऑप्शन बी में है फ्लोएम, ऑप्शन सी में है कैम्बियम और ऑप्शन डी में है कॉर्टेक्स। तो द्वितीय वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी उत्तक है वह कैम्बियम उत्तक है, और जो जाइलम उत्तक है जो जड़ से जल को पौधे में पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम है जो भोजन पहुंचाने का काम करता है पूरे पौधे में। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए में है जाइलम टिश्यू, ऑप्शन बी में है पेरेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन सी में मेरिस्मेटिक टिश्यू और ऑप्शन डी में फ्लोएम टिश्यू। तो संवहनी पौधों में जो पानी पहुंचाने का काम करता है वह जाइलम टिश्यू करता है, जो मैंने अभी बताया ही है, और फ्लोएम है जो कि पूरे पौधे में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम और फ्लोएम को मिलने से संवहनी बंडल का निर्माण होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 5वां प्रश्न है, वृक्षों की उम्र पता कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है उसके पत्ते को गिनकर, ऑप्शन बी में है उसके बलयों को गिनकर, ऑप्शन सी में है उसके डाली को गिनकर और ऑप्शन डी में है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो वृक्षों की उम्र का पता उसके बलयों को गिनकर किया जाता है। अगर बलयों की संख्या 3 है तो यह 3 वर्ष का वृक्ष माना जाएगा। अगर इसमें बलयों की संख्या 50 है तो वृक्षों का उम्र 50 वर्ष गिना जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आलू में ब्लैक हॉट किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में तांबे की कमी, ऑप्शन बी में है पोटेशियम की कमी, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन की कमी और ऑप्शन डी में है बोरोन की कमी। तो आलू में जो ब्लैक हॉट रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए में है जाइलम टिश्यू, ऑप्शन बी में है फ्लोएम टिश्यू, ऑप्शन सी में है पेरेन्काइमा टिश्यू और ऑप्शन डी में स्क्लेरोकाइमा टिश्यू। तो पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम टिश्यू द्वारा पहुंचाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू जटिल ऊतक का उदाहरण है, वहीं पेरेन्काइमा, स्क्लेरोकाइमा और कोलेनकाइमा सरल ऊतक का उदाहरण है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए में थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी में यकृत, ऑप्शन सी में जठर और ऑप्शन डी में अग्नाशय। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन एक ग्रंथि नहीं है।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जठर, क्योंकि जठर रस है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत भी एक प्रकार की ग्रंथि है और अग्नाशय भी ग्रंथि है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए में अग्नाशय, ऑप्शन बी में है यकृत, ऑप्शन सी में थायराइड और ऑप्शन डी में पिट्यूटरी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, काला जार रोग का वाहक कौन है? ऑप्शन ए में है क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी में है मादा एनाफ्लीज, ऑप्शन सी में है सिक्टा मक्खी और ऑप्शन डी में है सीसी मक्खी। तो काला जार रोग का जो वाहक है वह क्यूलेक्स मच्छर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मादा एनाफ्लीज है जो मलेरिया का वाहक है और सीसी मक्खी से सोने की बीमारी हो जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन ए में विटामिन ए, ऑप्शन बी में विटामिन बी, ऑप्शन सी में विटामिन डी और ऑप्शन डी में विटामिन ई। प्रश्न में पूछ रहा है विटामिन कौन है जो पानी में घुलनशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। पानी में घुलने वाला जो विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में जो घुलने वाला है विटामिन ए, डी, ई और के। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में कैल्सीफिरॉल, ऑप्शन बी में एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी में फोलिक एसिड और ऑप्शन डी में रेटिनॉल। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफिरॉल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फोलिक एसिड है जो विटामिन B9 का नाम है और रेटिनॉल है जो विटामिन ए का नाम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पारा की विषाक्तता से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में मिनी माता, ऑप्शन बी में इटाई, ऑप्शन सी में ब्लैक लंग और ऑप्शन डी में लकवा। तो पारा की विषाक्तता से जो मनुष्य में रोग होता है वह मिनी माता होता है और कैडमियम की कमी से इटाई नामक रोग होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, चिकन पॉक्स किस विषाणु से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में DNA विषाणु, ऑप्शन बी में वेरियोला विषाणु, ऑप्शन सी में स्ट्रेप्टोकोकस विषाणु और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चिकन पॉक्स के लिए जो विषाणु उत्तरदायी है वो वेरियोला विषाणु उत्तरदायी है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन है? ऑप्शन ए में फास्फोरस 30, ऑप्शन सी में कार्बन 14, ऑप्शन सी में कोबाल्ट 16 और ऑप्शन डी में है फास्फोरस 32। तो कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है वो कोबाल्ट 60 है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? ऑप्शन ए में केसीन, ऑप्शन बी में मायोसिन, ऑप्शन सी में एग्लूटिटीन और ऑप्शन डी में है हीमोग्लोबिन। तो दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो केसीन है और वहीं जो ऑप्शन डी में हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा, BCG का टीका निम्नलिखित के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में तपेदिक, ऑप्शन बी में दम्मा, ऑप्शन सी में हेपेटाइटिस बी और ऑप्शन डी में है प्लेग। तो BCG का जो टीका दिया जाता है वह तपेदिक के लिए दिया जाता है। इसका अन्य नाम TB भी है और क्षय रोग भी इसे कहते हैं। BCG का जो फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमिटेग्यूडिन होता है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया भी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन ए में एंट अमीबा, ऑप्शन बी में ट्राइपेनोसोमा, ऑप्शन सी में अमीबा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, साइनोकोबालामीन किसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए में विटामिन B6, ऑप्शन बी में विटामिन B7, ऑप्शन सी में विटामिन B2 और ऑप्शन डी में विटामिन B12। तो साइनोकोबालामीन जो नाम है विटामिन B12 का नाम है। ऑप्शन ए में विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। ऑप्शन बी में विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और ऑप्शन सी में है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन बी में स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी में टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी में फॉलिक अम्ल। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह टोकोफेरॉल है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में पायरोडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, स्कॉर्बिक एसिड है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है और फॉलिक अम्ल है जो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।